क्या आपको किसी मधुमक्खी ने काटा है? ये सचमुच सबसे ज्यादा गंदा होता है। इसके काटने के बाद उस जगह पर घंटों तक आपको जलन होती है और उसके बाद वो पूरा एरिया जो होता है वो सूज जाता है और कई दिनों तक लाल भी रहता है। लेकिन ये चाहे आपको जितना भी बुरा लग रहा हो, लेकिन उस मधुमक्खी के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि आपको काटने की कुछ ही मिनटों के बाद वो मर जाती है। लेकिन सोचिए, कोई भी जानवर अपनी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से मर कैसे सकता है, जबकि वो तो उसकी जान बचाने के लिए होता है। ये बात तो समझ में नहीं आई, है ना? दरअसल इस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है जो आप देखकर नहीं बता सकते। इसको देखकर आपका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा सा गर्म भी हो सकता है। इसलिए अपने पास बर्फ रखिए और तैयार हो जाइए ये वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम इस मधुमक्खी के डंक के पीछे का राज जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप डंक मारना। चाहे आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको आज तक कभी भी किसी मधुमक्खी ने काटा है तो वो आपकी ही गलती है। मुझे आपको बताने में कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन आमतौर पर मधुमक्खी सिर्फ उन्हीं लोगों को काटती है जो कि उनको अपने लिए या अपने घर के लिए खतरा लगते हैं। अगर कोई मधुमक्खी सिर्फ पॉलन की तलाश में होती है तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं काटती, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि हम उनको डरा ना दें या फिर उनके ऊपर चढ़ ना जाए। आपने शायद ये सुना होगा कि सारी मधुमक्खियां आपको काटने के बाद मर जाती हैं। खैर, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हनी बीज ही आपको काटने के बाद मरती हैं। जब आपको कोई मधुमक्खी काटती है तो वो अपने डंक को आपकी स्किन में घुसा देती है। हालांकि हनी बीज का जो डंक होता है वो बार्ब्ड लैंग्स से बना होता है, जिसकी वजह से उसके एजेस बहुत ज्यादा रफ होते हैं, जो कि छोटे छोटे हुक्स का काम करते हैं। इन लैंग्स की वजह से जब कोई हनी बी अपने डंक को स्किन के अंदर डालती है तो वो उस डंक को वापस बाहर नहीं निकाल पाती। लेकिन ये चीज भी हनी बीज को डंक मारने से नहीं रोकती। जैसे ही वो डंक को खींचने की कोशिश करती है, उनके डंक के साथ साथ उनके मसल्स और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी फंस जाते हैं, जो कि उनके शरीर के पीछे की तरफ लगे होते हैं। ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ये तो अभी कुछ भी नहीं है दोस्तों। जब हनी बी उनके छत्ते पर हमला कर रहे कीड़ों को अटैक करती है तो वो अपना स्टिंगर आराम से उस कीड़े के शरीर से निकाल देती है। ये तो एक मैमल की स्किन में मौजूद फाइबर की वजह से होता है कि हनी बी को दिक्कत आती है। ये डंक ऐसा बनाया गया है कि ये किसी के भी मांस के बिल्कुल अंदर तक घुस जाता है। लेकिन जब बात एक मैमल की स्किन की होती है जो कि बहुत ही फाइबरस होती है, तो इस डंक को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए जब ये हनी बी किसी इंसान को काटती है तो उसे ये नहीं पता होता कि इसका नतीजा उनकी मौत होगी। अब अगर हम इंसानों की बात करें तो देखते हैं कि एक मधुमक्खी का डंक हमारी स्किन पर क्या इफेक्ट करता है। एक मधुमक्खी डंक क्यों मारती है? तो उसमें से एक जहरीला टॉक्सिन मेलेटिन निकलता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। और अगर आपको मधुमक्खी के डंक से एलर्जी है तो असल में आपको मेलेटिन से एलर्जी है भाई। टॉक्सिन से डंक वाली हर जगह पर रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है, और क्योंकि ये टॉक्सिन पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए हमारे शरीर में आसानी से फैल जाता है। अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं कि हमारा शरीर 60% पानी से बना होता है, इसलिए जहर का फैलना मुश्किल नहीं है। अब अगर आपको कभी किसी हनी बी ने काटा होगा तो आपको याद होगा कि आपने उसका डंक फटाफट निकाला होगा। मसल्स और नसों के अलावा हनी बी के द्वारा छोड़े गए मेलेटिन के पल्सेटिंग सैक हमारे शरीर में तब तक टॉक्सिन छोड़ते रहेंगे जब तक कि उन्हें निकाल ना लिया जाए। तो इसीलिए जल्दी से डंक निकालना जरूरी होता है। जितनी ज्यादा देर तक डंक शरीर में रहता है उतना ज्यादा मेलेटिन इंजेक्ट होता है और उतनी ही हमारी स्किन पर खारिश भी होती है। जरा इस बेचारे को देख लीजिए जिसकी जीभ पर मधुमक्खी ने डंक मारा था। मेरे को तो इसको देखकर ही डर लग गया मेरे भाई। लग रहा है ना दर्दनाक, लेकिन आपको पता है कि क्या दर्दनाक नहीं है? नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन्स को दबाना। हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया है कि मधुमक्खियों के साथ क्या होता है, लेकिन आखिर वो डंक मारती क्यों है? वो ऐसे कीड़े मकोड़ों का सामना कैसे करती हैं? जुड़े रहिए मेरे साथ ये सब जानने के लिए। डंक न मारने वाली मधुमक्खियां। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, शायद उन लोगों को जिन्हें मधुमक्खियों से डर लगता है उनको ये सब मजाक लगे। काफी सारी मधुमक्खियां असल में डंक नहीं मार सकती, और ये सच भी है। बहुत सारी स्पीशीज की सारी मेल मधुमक्खियां और काफी फीमेल मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकती। यहाँ तक कि मधुमक्खियों की एंड्रोनिडे फैमिली में मधुमक्खियों का डंक इतना छोटा है कि वो चाहकर भी डंक नहीं मार सकती। मधुमक्खियों की कोर स्पीशीज है मेलिपोनिनी, जिनका नाम ही स्टिंगलेस बीज है। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया और ब्राजील और मैक्सिको में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ज्यादातर मधुमक्खियां भी डंक नहीं मारती। तो अगर आप सचमुच मधुमक्खियों से नफरत करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपको अगली बार वेकेशन पर कहाँ जाना है। तो बिना डंक के ये मधुमक्खियां खुद को बचाती कैसे हैं? दूसरे इंसेक्ट्स की तरह ये भी काटती हैं। हालांकि डंक मारने वाली मधुमक्खियों की तरह ही ये भी अपने शिकार को तब तक पकड़ के रखती हैं जब तक कि इन दोनों में से कोई एक मर न जाए।
तो असल में ये भी दूसरी मधुमक्खियों की तरह ही है। अब अगर मैं सोच रहा हूँ तो शायद आपको उन जगहों पर भी वेकेशन पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो कोई भी जगह सेफ नहीं है मेरे भाई। आम मधुमक्खियों की तरह ही स्टिंगलेस मधुमक्खियों की छत्ती में भी 3000 से 80,000 मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी मधुमक्खियां होती हैं जो कि इंसानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया हनी बनाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनका फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि ये खतरनाक नहीं होती। इसीलिए ब्राजील में रह रहे ज्यादातर लोग इन्हें पालतू जानवरों की तरह रखते हैं। तो अगर आप एक पेट ढूंढ रहे हैं और थोड़ा सा डिफरेंट पेट रखना चाहते हैं तो ये स्टिंगलेस बीज आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होंगी। ना आपको इन्हें वॉक पर ले जाना है और ना आपको इनका गंद साफ करना है, और अंत में आपको थोड़ा हनी भी मिल जाएगा। अब मुझे लग रहा है मैंने कुत्ता पालकर गलती कर दी भाई। डंक मारने की टेक्निक। तो चलिए जरा मधुमक्खियों पर आते हैं जो डंक मारती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियों को कैसे पता चलता है कि उन्हें अपने स्टिंगर का इस्तेमाल करना है? इसको समझने के लिए हमें फेरोमोन्स को समझना होगा। एक फेरोमोन एक केमिकल या मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म द्वारा छोड़ा जाता है और जिससे उसके पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म के सेंस ऑफ स्मेल से ट्रांसफर होती है। आप सोचिए कि इस समय पर आपके आसपास कितने सारे केमिकल घूम रहे होंगे, है ना ये अजीब? लेकिन एक मधुमक्खी के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही जरूरी है। जैसे कि एक प्राइमर फेरोमोन एक मधुमक्खी के फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर में बदलाव लाता है। जी हाँ, एक केमिकल सचमुच एक मधुमक्खी के शरीर में बदलाव ला सकता है, लेकिन वही रिलीज फेरोमोन एकदम से बिहेवियर में बदलाव लाता है। इसीलिए अलार्म फेरोमोन, जो कि एक तरह का रिलीजर फेरोमोन है, किसी मधुमक्खी से किसी चीज को काटने पर रिलीज होता है। इससे बाकी मधुमक्खियों को पता चलता है कि उनके छत्ते में कुछ खतरा घुस गया है और वो सभी उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन एक बार अटैक करना शुरू हो जाने पर उनको कैसे पता चलता है कि रुकना कब है? हाँ, 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस और इंसब्रुक के रिसर्चर्स ने हमारी मदद की। उन्होंने पता लगाया कि मधुमक्खियां डंक मारने या ना मारने का फैसला एटमॉस्फेयर में मौजूद फेरोमोन की मात्रा से डिसाइड करती हैं। साथ ही उनको पता चला कि एक मधुमक्खी के अंदर 2 थ्रेशोल्ड होते हैं जो कि फेरोमोन के लेवल का पता लगाते हैं। एक वो है जो बताता है कि डंक मारना कब शुरू करना है और दूसरा उन्हें बताता है कि कब रुकना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उनके शरीर में थर्मामीटर हो। ये फेरोमोन मधुमक्खियों को ये भी बताते हैं कि खतरा कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा हवा में फेरोमोन होता है, खतरा उतना ही ज्यादा होता है। ऐसे ही मधुमक्खियां हवा में मौजूद फेरोमोन के लेवल को देखकर खतरे का पता लगा लेती हैं। इसीलिए जितना ज्यादा उस इंट्रूडर को डंक मारा जाता है, उतनी ही और मधुमक्खियां उसे डंक मारने आ जाती हैं। और क्योंकि एक कॉलोनी में 1 लाख से भी ज्यादा मधुमक्खियां होती हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसी लड़ाई कभी ना लड़ें। कातिल मधुमक्खियां। 2019 में स्टडी से यह पता लगाया गया था कि एक मधुमक्खी के काटने की वजह से आपकी मौत होने के चांसेस 59,507 में से 1 है, या फिर 0.00168%। हमें ज्यादातर लोग तो इससे बच ही जाएंगे, लेकिन आप तभी बच सकते हैं जब आपका सामना मधुमक्खियों से हो। आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं अगर आपका सामना इन नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अफ्रीकनाइज्ड बीज से हो जाता है। ये वो मधुमक्खियां हैं जिनको कि 1956 में साइंटिस्ट द्वारा ब्राजील ले जाया गया था, इस उम्मीद में कि वो इन मधुमक्खियों को ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से रहना सिखा सकें। इन अफ्रीकन बीज को वहां पर क्वारंटीन में रखा गया था, लेकिन इनमें से 26 क्वीन बीज उस क्वारंटीन से भागकर निकल गईं। इसके बाद ही मधुमक्खियां ब्राजील की बीज के साथ ब्रीड करने लगीं, जिससे कि एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव और जानलेवा मधुमक्खियों का निर्माण हुआ, जिन्होंने पूरे अमेरिका में अपने कई घर बना लिए। इनकी कहानी तो सुनने में ही एक विलन जैसी कहानी लग रही है भाई। ये अफ्रीकनाइज्ड बीज बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं और अगर आप इनको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो ये आप पर बुरी तरह से वार कर देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा। इन मधुमक्खियों ने 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है और ये आम यूरोपियन बीज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा डंक मारती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोगों को काटने के लिए उनका पीछा 1/4 माइल तक भी करती हैं। और ये इतनी ज्यादा खतरनाक इसलिए नहीं होती क्योंकि इनका डंक ज्यादा जहरीला होता है, बल्कि इसके पीछे की वजह यह है कि ये बहुत ज्यादा बीज इकट्ठे मिलकर लोगों पर हमला करती हैं। यहाँ तक कि इनके स्वॉर्म्स में तकरीबन 8 लाख बीज होती हैं भाई। अब जो आखिरी जरूरी सवाल बचा है वो यही होगा कि आमतौर पर एक इंसान मरने से पहले कितने डंक झेल सकता है। आमतौर पर एक इंसान अपने वजन के हर पाउंड के लिए 10 डंक झेल सकता है। इसका मतलब है कि बिना किसी एलर्जिक रिएक्शन के एक आम एडल्ट तकरीबन 1000 डंक और एक बच्चा 500 डंक तक झेल सकता है। तो इन 8 लाख गुस्से वाली अफ्रीकनाइज्ड बीज के 0.2% से भी कम स्वॉर्म आपको मारने के लिए काफी होगा। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन ये देखकर तो मैं 1/4 माइल तक बहुत तेज भागने की कोशिश करूंगा भाई।
वॉस्प्स में अंतर। अब हम मधुमक्खियों की वीडियो बनाएं और उसमें वॉस्प्स की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन है। एक मधुमक्खी की तरह इनके स्टिंगर्स रीयूज हो सकते हैं और ये क्रिएचर मरते भी नहीं है, जो कि हमारे लिए बुरा है। लेकिन भले आपको मधुमक्खी और वॉस्प का डंक दर्द के मुकाबले एक जैसा लगे, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल अलग तरह के टॉक्सिन होते हैं। इस चीज को हम पीएच स्केल पर मेजर कर सकते हैं, जिसके अंदर 0 से लेकर 14 नवंबर तक के हिसाब का पता लगाया जाता है कि एक चीज कितनी एसिडिक है। पीएच स्केल पर 0 का मतलब है पूरी तरह से एसिडिक, जैसे कि बैट्रिक एसिड, और पीएच स्केल पर 14 होता है पूरी तरह से अल्कलाइन, जैसे कि ड्रेन क्लीनर। पीएच स्केल पर पानी 7 नंबर पर आता है, जिसका मतलब है कि ना तो वो एसिडिक है और ना ही अल्कलाइन, इसीलिए उसे न्यूट्रल कहा जाता है। तो आखिर मधुमक्खी और वॉस्प का डंक पीएच स्केल पर कहां आता है? 4.5 और 5.5 की पीएच स्केल के साथ मधुमक्खी का डंक थोड़ा सा एसिडिक होता है, और 6.8 और 6.9 के पीएच स्केल के साथ वॉस्प का डंक थोड़ा एल्कलाइन होता है। इसका मतलब है कि मधुमक्खी का डंक टमाटर के जूस और बियर जितना एसिडिक होता है, वहीं वॉस्प का डंक थूक, दूध और यूरिन जितना एल्कलाइन होता है। इस कंपैरिजन के बाद तो मैं मधुमक्खी से खुद को कटवाना ही बेहतर समझूंगा भाई। पीएच स्केल सिर्फ यही नहीं बताता कि एक मधुमक्खी और वॉस्प के डंक में कितना फर्क है, बल्कि ये भी बताता है कि हम इंसान इन दोनों के डंक को लेकर इतना अलग रिएक्ट क्यों करते हैं। हालांकि हमारी बॉडी ज्यादातर टॉक्सिन के साथ एक जैसा बिहेव करती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों को मधुमक्खी के डंक से एलर्जी होती है, उन्हें शायद वॉस्प के डंक से ना हो। और इसीलिए जब हम मधुमक्खियों और वॉस्प की बात करते हैं तो हमारे लिए जरूरी है उन दोनों के बीच का अंतर समझना। लेकिन अभी तक तो हमने सबसे ज्यादा खतरनाक हॉर्नेट की बात की नहीं है भाई। वैसे तो हॉर्नेट्स एक तरह के वॉस्प्स ही होते हैं, लेकिन वो एक आम वॉस्प के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इसीलिए उनकी अपनी एक अलग रेपुटेशन है। हॉर्नेट सबसे ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनका डंक और ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि उनके डंक में एसिटिकोलाइन होता है, जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा लगता है जैसे इनको हैवान ने खुद आकर बनाया भाई। हालांकि उनको दर्द भी होता है और आमतौर पर हॉर्नेट्स 2 इंच तक लंबे होते हैं, लेकिन इनको भी पैरासाइट जीनोस मिटर्नी इन्फेक्ट कर देता है, जो कि इस हॉर्नेट की बॉडी के अंदर रहता है। ये पैरासाइट इस हॉर्नेट का बिहेवियर पूरी तरह से बदल देता है और उसको दूसरे इन्फेक्टेड हॉर्नेट के पास जाने पर मजबूर कर देता है, ताकि ये जीनोस मेट कर पाए। मेल पैरासाइट कीड़े के शरीर में से निकलकर उस हॉर्नेट के शरीर में चला जाता है, जहां पर फीमेल पैरासाइट होती है। ऐसा करने पर वो हॉर्नेट जिसके अंदर मेल पैरासाइट था मर जाता है। जब इस पैरासाइट को उनके शरीर से निकाला जाता है तो इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शुक्र है कि इनसे इंसानों को कुछ ज्यादा खतरा नहीं है। स्टिंगर्स, अब मैं तो इन्हें स्टिंगर्स ही बोलता हूँ, लेकिन इनका साइंटिफिक नाम ओविपोसिटर है, और आप मानिए या ना मानिए, इनका डंक मारने के अलावा भी एक बहुत जरूरी काम का होता है। आखिर एक ओविपोजिटर क्या है? असल में एक ओविपोजिटर एक ट्यूब जैसा ऑर्गन होता है जो कि ऑर्गेज्म के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ज्यादातर इंसेक्ट में, ताकि वो अंडों का ध्यान रख सके। ओविपोजिटर अंडों के लिए जगह बनाने और फिर उन्हें ध्यान से एक सरफेस पर रखने में मदद करते हैं। इसीलिए मधुमक्खियां, वास्प्स, हॉर्नेट्स और चींटियों के स्टिंगर्स असल में ओविपोजिटर होते हैं। हाँ, लेकिन इन इंसेक्ट में ये और भी ज्यादा अलग काम के लिए इस्तेमाल होता है और इन्हें मॉडिफाइड ओविपोजिटर बोला जाता है। मधुमक्खियों के केस में ये ओविपोजिटर ऐसे मॉडिफाई किए जाते हैं कि इनके अंदर जहरीले ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था। क्वीन बी, जो कि मधुमक्खियों की एक कॉलोनी की अकेली रिप्रोड्यूसर होती है, उसका ओविपोजिटर बाकी वर्कर बी से अलग होता है। क्वीन बी का ओविपोजिटर साइज में छोटा होता है, ज्यादा स्मूथ होता है और अंडे देने के लिए बेहतर होता है, जिसकी क्वीन को जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक हेल्दी क्वीन एक दिन में 3000 अंडे देने की काबिल होती है। लेकिन जब एक क्वीन दूसरी क्वीन से मिलती है तो वो इसी ओविपोजिटर का इस्तेमाल डंक मारने के लिए करती है और एक दूसरे की जान लेने के लिए करती है, क्योंकि उनके मुताबिक सिर्फ एक ही रानी हो सकती है। वहीं वर्कर बी ओविपोजिटर का इस्तेमाल ट्रेडिशनल मकसद के लिए करती है। अगर एक हाइव की क्वीन बी मर जाती है तो जो फॉर्मोन्स क्वीन पहले बाकी फीमेल बीज में ओवरी डेवलपमेंट रोकने के लिए रिलीज करती थी, वो भी रुक जाती है। इसका मतलब है कि बिना क्वीन के बाकी फीमेल के शरीर में रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर गलती से कोई वर्कर बी क्वीन के होते हुए अंडे देने की कोशिश करती है तो लड़ाई हो जाती है। लगता है ये मधुमक्खियां अपनी क्वीन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेती हैं भाई। हाथी की दुश्मन। शायद आपने सुना होगा कि हाथियों को चूहों से डर लगता है, लेकिन इस बात को आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन ऐसा एक और जानवर जरूर है जिसने हाथी की रातों की नींद उड़ा रखी है। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन? जी हाँ, मैं मधुमक्खियों की बात कर रहा हूँ। शायद आपको सुनने में सच ना लगे, लेकिन लैंड के ये सबसे बड़े जानवर एक छोटे से इंसेक्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं।
आपको पता ही है मधुमक्खियां इंसानों की स्किन को पेनिट्रेट कर सकती हैं, लेकिन हाथी की स्किन इतनी मोटी होती है कि उसमें डंक मारना नामुमकिन है। इसीलिए मधुमक्खियां हाथी के सेंसिटिव पार्ट पर हमला करती हैं, जैसे उनका ट्रंक, मुंह और उनकी आंखें, और वो भी झुंड में, जिससे हाथी को बहुत तेज दर्द होता है। अब क्योंकि हाथी साइज में इतने बड़े होते हैं कि उनका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, तो इसीलिए उन्हें इतना ज्यादा डरने की आदत नहीं होती। इसीलिए पुराने जमाने के किसान अपने हाथियों को बचाने के लिए इस डर का फायदा उठाते थे। रिसर्चर्स और एडवोकेट्स अब फार्मर को सजेस्ट करते हैं कि वो अपने खेत के आसपास मधुमक्खियों के छत्ते लगा दें, ताकि हाथी उनके खेत से बाहर ही ना जा पाए। और ये चीज 80% सही से काम आती है। इसमें बस एक कमी है कि किसानों को असली मधुमक्खियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। भले ही हाथी जितनी मर्जी डरते हो, लेकिन उनका दिमाग एक इंसान के दिमाग जितना बड़ा होता है, और उनके न्यूरॉन भी हमारे जितने ही होते हैं। इसका मतलब है कि वो एक खाली छत्ते और भरे हुए में फर्क बता सकते हैं। कई केसेस में जब छत्ते में सिर्फ मधुमक्खियों की आवाज बजाई गई थी, तो हाथियों ने बिना समय लगाए इसका पता लगा लिया था कि उन पर सच में कोई खतरा नहीं आया। अब इन्हें बोलते ना विशाल बुद्धिमान जीव। मधुमक्खियों की थेरेपी। जितना भी हमने वीडियो में सीखा, उसके बाद आप ये सोच रहे होंगे ज्यादातर लोग एक मधुमक्खी के डंक से जितना हो सके उतना दूर भागेंगे। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, कई लोग मधुमक्खी के डंक को उनकी सेहत के लिए अच्छा भी मानते हैं। मैं यहाँ पर एपिथेरेपी की बात कर रहा हूँ, जिसको कि बी वेनम थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि उन मेडिकल ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है जो कि मधुमक्खी के डंक द्वारा किए जाते हैं। बी वेनम की इस थेरेपी के एक सेशन के अंदर आपको तकरीबन 40 डंक चुभाए जाते हैं, और इसके साथ साथ आपकी स्किन पर दर्द कम करने के लिए और स्किन को सुन्न करने के लिए भी बर्फ लगाई जाती है। इस एपिथेरेपी के पीछे का मकसद है कि मधुमक्खी के डंक हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। इससे उन लोगों को मदद मिल सकती है जिनको कि MS जैसी मस्कुलर कंडीशंस हों। लेकिन कुछ और लोगों को ये सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि लोगों को ये करवाने मजा आता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जिस चीज से उनकी सेहत भी थोड़ी बेहतर हो सकती है, वो उस चीज को करवाने से कभी पीछे नहीं हटते। 2005 में एक क्लिनिकल ट्रायल में उन लोगों को जिनको कि MS और वो बीज वेनम थेरेपी हर हफ्ते ले रहे हैं, उनसे कंपेयर किया जिन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, और 24 हफ्तों के बाद कई सारे एलिमेंट्स जैसे कि फटीग, क्वालिटी ऑफ लाइफ को उन्होंने ध्यान से देखा, तो उनको पता चला कि उन दोनों ही लोगों की सेहत में कोई भी फर्क नहीं था। मैं तो इस बात का शुक्र मानता हूं कि अभी तक किसी ने ग्वेनेथ पैल्ट्रो को इस चीज के बारे में नहीं बताया। किसको पता था कि एक छोटी सी मधुमक्खी के डंक के पीछे भी इतना कुछ छिपा है। क्या आपको कभी किसी मधुमक्खी ने काटा है, या फिर अगर आपके पास भी कोई मधुमक्खी के डंक से रिलेटेड कोई बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।